यहाँ पे जब आप श्लोक को पढ़ेंगे ना तो क्या लिखा गया है, इसमें मैंने क्या बताया था कि आप अपनी नाभि को अपने स्पाइनल कॉलम में बार-बार सटाना है आपको, जिस तरीके से कपालभाति करते हैं। तो यहाँ श्लोक में एक और वर्ड लिखा है ना, नाभि ग्रंथिम मेरु पृष्ठे शतवारम च कारयेत। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये शायद मिसप्रिंट हो गया। शतवारम मतलब क्या होता है? 100 बार आपको इस अभ्यास को करना है ना, जैसे कपालभाति करते हैं ना, तो यही चीज़ यहाँ बताई। कितनी बार आपको नाभि को सटाना है? 100 बार ना, शतवारम। तो यहाँ पे कहीं दिखेगा नहीं लेकिन इसका मतलब वही होता है कि नाभि ग्रंथि मतलब नाभि को अपने मेरु पृष्ठ में स्पाइनल कॉलम में 100 बार सतवारम चौ कारयेत मतलब सटाना है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। ये कल छूट गया था, कल यही चीज मैं ढूंढ रहा था तो मुझे हिंदी में मिला नहीं, अभी श्लोक को मैंने दोबारा देखा तो ये चीजें मुझे दिखाई दी ना, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद कल हम लोग ने निवेदिता जी आप बताइएगा कितने अभ्यास में कफ दोषों का निवारण देखा था? सर कफ दोष का है सर। बताइए बताइए। अ, सर कपालरंध्र हम्म। और वारिसार। परिसार में नहीं था, जब आप बात करते हैं ना वातसार अंत वो था वस्त्र ना। धोती था सर। हाँ, दंत वास धोती था दंत धोती में वस्त्र कौन सा? नहीं नहीं, मैं केवल कफ दंत की। धोती में सर हाँ हाँ बताइए। जिह्वा जिह्वा शोधन में यस था। हाँ, दो थे। केवल कफ जी की बात करें तो एक जिह्वा शोधन था, जी सर। जिह्वा शोधन, शोधन और और ये एक कपालरंध्र। तंत्र, ये दो था। लेकिन जब जी आप सर। कफ और पित्त दोनों की बात करते हैं तब वहां पे तीन अभ्यास थे जो हृदय धोती के तीनों थे ना, दंड, जी वमन, सर, दंड धोती, वामन धोती, वस्त्र धोती। वस्त्र धोती। वमन धोती का एक और नाम मैंने बताया था, कोई बताएगा? कोई भी बता दीजिए। सर वमन, कुंजल क्रिया। हाँ, कुंजल क्रिया, वो कुंजल क्रिया। बहुत अच्छा। जी सर। अब वस्त्र धोती के और भी कुछ लाभ थे क्या अदर देन कफ और पित्त? जी सर, गुल्म ज्वर सर प्ली गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ और आरोग्यता। आदि नाश बहुत और अच्छा, बल पुष्टि वृद्धि होती बहुत है। अच्छा, बहुत वेरी नाइस। हम्म, ये सारी चीजें थी। तो हम लोग ने इतना कर लिया था, आइए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा विकास जी, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। आइए, वस्ती यह आपका सेकंड है ना शक्कर में, पहला धोती थी, दूसरी वस्ती। तो यहाँ पे वस्ती दो प्रकार की बताई गई है, लेकिन जब आपने हट प्रदीपिका पढ़ी थी तो वहां केवल एक वस्ती थी, जल वस्ती ना। हट प्रदीपिका में यहाँ पे दो वस्ती बताई गई, कौन? जल वस्ती और एक शुष्क वस्ती। जल वस्ती में आप जल का प्रयोग करेंगे, शुष्क वस्ती में आप वायु का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है आइए यहाँ पे अगला अभ्यास करते हैं ना, वही चीज यहाँ पे लिखी, दो प्रकार की वस्ती है बस। तो जब आप जलवस्ती की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, उत्कट आसन में बैठना है ना। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, नाभि मग्न जल है ना, तो आप ऐसे बैठिएगा कि बैठने के बाद जो वाटर का लेवल हो आपके नाभि तक आए। और उसके बाद क्या करेंगे, वायु अन्यस्त ना लो, उत्कट आसन है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक दिखाना चाहूंगा स्लाइड। यहाँ पे आपको इस तरीके से बैठना है कि आपके जो जल है ना लेवल तक आए। ये स्टिल वाटर में नहीं करना, ये केवल मैं पोस्चर आपको दिखाने के लिए पिक्चर लगाया। जब कभी भी आप जलवस्ती का अभ्यास करते हैं तो जनरली वाटर फ्लोइंग वाटर होता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक तो वो आपके प्रेशर एक्सर्ट करने में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, और जो स्टूल वगैरह बाहर आएंगे बस्ती क्रिया से वो भी वॉश आउट हो जाएगा ना। स्टिल वाटर में कभी भी हम लोग जल बस्ती का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप बैठेंगे, और उसके बाद क्या बोला गया है कि आप अपने गुदा का आकुंचन और प्रसारण करेंगे ना, जैसे अश्विनी क्रिया करते हैं, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं ना, तो आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करेंगे। तो जब ये चीज आप वहां पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें वाटर का वो एक सक्शन होती है ना, आपकी पानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एनस के थ्रू आपके रेक्टम रीजन में जाती है, जिससे क्या होती है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई होती है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी क्रिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सफाई के लिए है, तो आपको याद है वो जलवस्ती से आप होती है ना, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई। तो ये क्या करना, ये क्रिया बता दी गई। अब इससे क्या होगा, प्रमेहम, इसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं ना, जो कुछ भी आपको मूत्राशय से संबंधित जो शिकायत होती है ना, उसको हम लोग प्रमेहम बोलते हैं ना। सर, लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई तो मूल शोधनम से भी थी। मूल शोधन में जब आपने किया था ना, तो उसमें क्या किया था, आपने रेक्टम को बाहर निकाला था, आपकी शक्ति नाड़ी, आपने रेक्टम को बॉडी के बाहर पुश किया था। लेकिन यहाँ पे बॉडी के बाहर कुछ नहीं जा रहा है, केवल अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। और वहां पे क्या बोला गया था कि आप मूल शोधन का अभ्यास कब करेंगे, याद आ रहा है किसी को? मूल शोधन जब का
कि मतलब हमारी शक्ति बनी रहती, क्रूरता रहती है। नहीं, कुछ वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी बताया था क्या? सर किस प्रक्षालन करने के लिए हाँ, सर 2 बार, नहीं, टाइम नहीं, वहाँ पे ये बताया था कि जब तक आप वायु बार को बार। नहीं, जी सर। वायु को इतनी देर रोकने में सक्षम नहीं हो, तब तक आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ था क्या? उसमें जब सर डेढ़ डेढ़ टाइम दिया घंटे था सर, 1.5 घंटे। हाँ, था ना 1.5 घंटे, वो याद आ रहा है? जी सर। जी सर, हाँ 1.5 घंटे का। हाँ, तो वो चीज़ जब आप तक मतलब इसका अभ्यास कुंभक का ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इसमें बहिष्कृत में ना। और जब मूल शोधन किया था तो उसमें क्या किया था, उसमें हम लोग ना वाटर को सक कर रहे थे ना शक्ति नाड़ी का विसर्जन कर रहे थे, केवल पानी से प्रक्षालन कर रहे थे ना मूल शोधन में। और जो बहिष्कृत की बात किया उसमें आपने क्या किया, शक्ति नाड़ी को विसर्जित किया था और उसका प्रक्षालन किया। मूल शोधन में वाटर अंदर बाहर नहीं करना है, वहां पे केवल आपको गुदा मार्ग में अपने मध्यमा उंगली या फिर हल्दी के जड़ का प्रयोग करने के लिए बोला गया था ना आपको। दो चीज। और यहाँ जो हाँ, जल याद आ रहा है पूजा जी, क्लियर हो रहा हाँ है जी, आपको? हरिद्रा जड़, हल्दी की जड़। हाँ, और जलवस्ती में क्या करना है, यहाँ पे केवल आपको वहां पे अश्विनी मुद्रा उन दोनों में किसी में नहीं करनी थी। जो बहिष्कृत थी अश्विनी मुद्रा वो नहीं होती वहां पे। आप एक बार निकाल के अपने रेक्टम को छोड़ दिए, उसको वापस से आप इंसर्ट नहीं किए जब तक कि आपने उसकी सफाई नहीं कर ली। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है। पहले वाले में आपने अश्विनी मुद्रा नहीं किया, केवल शक्ति नाड़ी को विसर्जित किया। बहिष्कृत में मूल शोधन में आप बार बार पानी का प्रक्षालन कर रहे हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई के लिए। तो वहां पे दो चीज, मध्यमा उंगली या हल्दी के जड़ बताया गया था। और जलवस्ती में केवल हम लोग क्या करते हैं, गुदा मार्ग का आकुंचन प्रसारण अश्विनी मुद्रा करते हैं, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, जो पानी अंदर की तरफ एक तरीके से आप सक करने का प्रयास करते हैं और उससे फिर लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई होती है ना। ये छोटा छोटा डिफरेंस है। और इससे क्या होता है कि जो प्रमेय है, जो आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक है ना, जो आपको मूत्राशय से रिलेटेड समस्या है उसमें लाभदायक है। उदावर्त आपके पेट से रिलेटेड, अपान वायु की क्रूरता इसमें भी खत्म होती है ना आपके जलवस्ती में ना। तो ये सारे इसके लाभ हैं। अब मेरे को कौन बताएगा, कामदेव के समान सुंदर कभी हम लोगों ने किसी अभ्यास में पढ़ा था क्या? सर शीतकारी। शीतकारी या शीतली, कोई सर बताए? शीतकारी। शीतली शीतकारी सर। दीपक जी, शीतकारी था, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा है ना। सर शीतकारी। यस, बहुत अच्छा, शीतकारी था, शीतली नहीं था। शीतली में कुछ और था, क्या था वो बाद में देखेंगे। तो अब अपने को दूसरा अभ्यास मिल गया। गेरंट संहिता के अनुसार जलवस्ती से मिला, भट्ट प्रदीपिका के अनुसार शीतकारी। हो सकता है इसमें शीतकारी पड़े तो शायद वहां हो, लेकिन ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा, कामदेव एक अभी तक मिले हैं हमें जलवस्ती से। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे आते हैं स्थल वस्ती ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, पश्चिमोत्तानासन में बैठना है ना, ये चीज। क्या कोई मुझे बताएगा कि हठ प्रदीपिका के किसी प्राणायाम में कोई स्पेसिफिक आसन स्पेशली मेंशन किया गया था क्या? जितने भी 8 कुंभक पड़े थे, किसी एक कुंभक में कोई एक स्पेसिफिक आसन मेंशन किया गया था? भ्रष्टिका में पद्मासन। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा ना। भस्त्रिका के लिए स्पेशली रेकमेंड किया गया था पद्मासन। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया आपको, स्थल वस्ती में पश्चिमोत्तान आसन। उसी तरीके से जल वस्ती में कौन सा आसन मिला था अभी? सर उत्कट आसन। उत्कट आसन मिला था। तो स्थल वस्ती में पश्चिमोत्तान आसन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आइए। तो यहाँ पे भी आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। जब कभी भी बस्ती की बात आई ना, आप हमेशा समझे कि वह आपके गुदा मार्ग से रिलेटेड है और आपको अश्विनी मुद्रा ही करनी है, चाहे आप जल वस्ती करो चाहे स्थल वस्ती। तो पश्चिमोत्तान आसन में बैठना है और आप क्या करेंगे, गुदा का आकुंचन प्रसारण करेंगे। इसी को अश्विनी क्रिया बोलते हैं ना। तो पश्चिमोत्तान आसन में बैठकर नीचे के भाग में वस्ती प्रचालन करें। इससे क्या होगी, इससे साधन से कोष्ठ के दोष ना, जो भी आपके पेट से संबंधित रिलेटेड होते हैं ना, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, मलावरोध हो ना, या आम बात ना अमाशय में अमाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसका भी क्या होता है, समन होता है। और इससे क्या होती है, जठराग्नि का वर्धन होता है, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, क्लियर है ना सभी को? आगे अब आते हैं नेति क्रिया। यहाँ पे भी आपको एक ही नेति मिलेगी, सूत्र नेति। हठ प्रदीपिका में भी सूत्र मिली थी। वहां पे कितना बताया गया था, याद आ रहा है किसी को? हठ प्रदीपिका में सूत्र की लेंथ कितनी थी, डायमेंशन कितनी थी? 9 इंच सर। सर एक भी दस्ती यही था ना। लगभग 9 इंच।
हाँ, जी बलिष्ठ सर। भर आधा हाथ या 9 इंचेस ये था। सेम यही था वितस्तिमानम, वहां पे भी यही थी। तो क्या करना है, नासिका में इंसर्ट करना है और मुख से बाहर निकालना है। अब वहां पे क्या लाभ था, कोई किसी को याद आ रहा है क्या? प्रदीपिका में नीति का क्या लाभ था? सर कपाल शोधन और दिव्य दृष्टि और ईएनटी में जैसे ऊर्ध जत्रु रोग था ना, ऊर्ध्व जत्र जी। ऊर्ध जत्रु रोग और दिव्य दृष्टि था ना। जी कपाल सर। शोधन था, कोई बताएगा वहां पे? क्या था? हाँ? क्या सर, क्वेश्चन क्या है? मैंने पूछा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार क्या नेति में वहां पे कपाल शोधन बताया था? हाँ था। जी सर। पता नहीं सर, इतना पता है दिव्य दृष्टि नेति और अमरोली में भी पढ़ा था, हठ प्रदीपिका में। सर कपाल शोधन है नेति में, कपाल शोधन, हठ प्रदीपिका। हाँ बहुत अच्छा। इसी तरीके दिव्य से दृष्टि जत्रुधु जात। बढ़िया। 3 लाभ थे, एक कपाल शोधन, दूसरा दिव्य दृष्टि और तीसरा दिव्य दृष्टि ऊर्ध्व जत्रु ऊर्ध्व रोग ना, ये 3। जत्र। अब यहाँ पे जी। देखिए क्या बता गया आपको, कफ दोष एक मिल गया ना, और दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि इसमें भी है और आपके हठ प्रदीपिका में भी दिव्य दृष्टि, किससे? नेति की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, केवल नेति, याद रखिएगा। अब जब आप क्या करते हैं, मुख में अपने उस अ, जगह पे उस रस्सी को इंसर्ट करते हैं ना, उस थ्रेड को, तो उससे क्या होता है, खेचड़ी की सिद्धि यहाँ पे बताई गई। ये क्वेश्चन यहाँ से पहले आया हुआ था कि खेचड़ी की जो सिद्धि है वो किसके अभ्यास से होती है ना, तो आप ये याद रखिएगा। ये जब आप सूत्र नेति का अभ्यास करते हैं ना, तो आपको खेचड़ी की सिद्धि होती है और दिव्य दृष्टि भी होती है। और एक यहाँ पे कफ दोष, ये दो अलग हैं वहां से। तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जब आप हठ प्रदीपिका की बात करते हैं तो ये 3 आते हैं, और जब आप घेरंड संहिता की बात आते हैं तो यहाँ कफ दोष इंक्लूड हो जाती है, दिव्य दृष्टि, और फिर यहाँ पे आपको खेचरी सिद्धि ना, ये 3 याद रखिएगा। यहाँ पे वहां से थोड़ा ये डिफरेंट है ना, और इसका कुछ यूनिक चीज नहीं, सारी मेथड वही है, बस केवल लाभ आप याद रखिएगा, वहां से क्या असमानताएं इसमें देखी जाती है। अब आगे बात करते हैं। नीति के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो आपको आती है नौलिकी ना, तो त्रिवस्ती तथा नेति, लौलिकी, त्राटकम तथा। अब लौलिकी जब मिले तो समझ जाइए घेरंड संहिता में, हालांकि इसी को नौली कहते हैं ना। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया गया कि, केवल आपको वही चीज बता दिया गया जो वहां पे बताया गया था ना, अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेद पार्श्वयो ना, कि आप पेट को बहुत तेजी से, जैसे देखते हैं ना, जो समंदर में जो गोल 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 घूमता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्र चक्र बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से आपको पेट को घुमाना है, और उसका क्या लाभ बताया गया, सर्व रोग निहंति। सर्व रोग क्षयो भव अभी हम लोग को मिला था, कल किस अभ्यास में मिला था, कोई बताइए जल्दी। तो सर्व रोग क्षयो भव मिला था क्या? इस पे मैंने चर्चा भी कल की थी। जब याद आ रहा है किसी को, बताऊं जल्दी। सर वात्सार में हाँ, तिवारी सर से दोनों में। वातसार में था ना, जैसी पहले धोती पड़ी जी थी सर। उसमें वातसार में आपको मिल गया था सर्वरोग क्षयो भव ना, ये चीज याद रखिएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी बताया गया, सर्वरोग निहंत्य, और क्या है, देहानल विवर्तनम ना। तो ये याद रखिएगा, नौली का ये एक दो लाभ है ना, इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा जोर दे दिया गया। ये तो आपको पता ही रहेगा कि जठराग्नि प्रदीप्त होगी आपकी, देहानल विवर्धनम होगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे सर्व रोग निहंति भव होता है, सभी रोगों का नाश होता है। ये नौली का अभ्यास हो गया, आई मीन इसके लाभ हो गए। आगे फिर जब आप आएंगे तब आती है आपकी त्राटक। त्राटक का वहां पे क्या लाभ बताया गया था, जल्दी बताइए कोई। सर नेत्र रोग में तंद्रा और हार्ट का पेटकम, 3 लाभ बताएंगे। हार्ट के पेट का लाभ नहीं हुआ वहां पे, एक तरीके से उसकी सर वो संज्ञा, मतलब गुप्त रखना। हाँ गुप्त रखना है आपको, सोने जी के सर। पेट के समान ना। सोने के पेट के समान। जी सर। तो ये नेत्र रोग वहां पे भी था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हठ प्रदीपिका में ये दिव्य दृष्टि नहीं थी, लेकिन ये घेरंड संहिता में आपको दिव्य दृष्टि मिल गई। तो दिव्य दृष्टि अभी तक हम लोगों को 2 मिल गया, एक नेति और एक त्राटक। हठ प्रदीपिका में दिव्य दृष्टि, अगर सटकर्म की बात करें तो एक नेति थी और एक अमरूली क्रिया थी, जब आप आगे पढ़ते हैं तो ना, ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। अब नेत्र रोग वहां पे भी लाभदायक था, यहाँ पे भी लाभदायक था। और जो एक यूनिक चीज है ना, ये भी क्वेश्चन पहले आ गया था कि सांभवी जायते ध्रुवम ना, सांभवी जायते सर ध्रुवम। कपाल कपाल रंध्र में भी है सर दिव्य दृष्टि। हाँ हाँ सॉरी, हाँ हाँ मैं पता ही नहीं। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ कपाल रंध्र में भी थी, हाँ बहुत अच्छा। जी सर। तो ये 3। 3 हो गए ना घेरंड संहिता में। जी तो नेति कपाल त्राटक और रंध्र, कपाल रंध्र। नीति और त्राटक, और वहां पे 2 थे,
एक आपकी नेति और एक अमरोली क्रिया ना। अब ये क्वेश्चन बना था कि सांभवी जायते ध्रुवम किसका लाभ था, दे दिया धोती बस्ती नेति त्राटक ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब आप नेति अभ्यास करते हैं तब आपको खेचरी की सिद्धि होती है, जब आप त्राटक करते हैं तब आपको शांभवी की सिद्धि होती है ना। ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। इससे नेत्र रोग होता है और दिव्य दृष्टि दोनों में होगी ना, दिव्य दृष्टि दोनों में। ये याद हो गया। थोड़ा सा इसके श्लोक को देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। निमेष उन्मेष ना, बिना पलक झपकाए ना, जो पलक आप अप डाउन करते हैं ना, क्लोज ओपन करते हैं, उसी को निमेष उन्मेष बोलते हैं। तो निमेष उन्मेष को रोक कर ना, आप अपने पलक को रोक कर जब तक आंसू ना गिरे, शायद ये क्वेश्चन आया था, मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे इस बार के ना, कि कब तक आपको अभ्यास करना है ना, तो ये याद रखिएगा। पतंती मतलब गिरना होता है ना। यावद श्रुणी ना, यावद मतलब जब तक, अश्रु ना, अश्रु मतलब आंसू, तो जब तक आंसू ना गिरे, त्राटकम प्रोच्यते बुधे, इसी को क्या कहते हैं, बुद्धिमान लोग त्राटक कहते हैं। तो आप किसी एक चीज को देखेंगे कंटिन्यूअसली विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, और कब तक देखेंगे, जब तक आंसू ना गिरे, और इसी को हम लोग त्राटक बोलते हैं। और इससे क्या होती है, सांभवी की सिद्धि होती है, नेत्र रोग में लाभदायक होता है, और आपको दिव्य दृष्टि भी ये देती है त्राटक आपको ना। आगे फिर बात करते हैं लास्ट अभ्यास। हाँ, ये चीज मैंने उस दिन बताई थी ना कि दृष्टि 3 प्रकार की बताई गई ना, ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। एक पूर्णिमा दृष्टि, जब आपकी आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं, जब आपकी आंखें बंद रहती है ना, उसको अमावस्या दृष्टि बोलते हैं। और जब आपकी आंखें आधी खुली रहती है ना, जो अक्सर जो सेंट लोग देखते हैं ना, संत महात्मा लोग देखते हैं, उनकी दृष्टि प्रतिपदा होती है ना, आधी खुली रहती है और आधी बंद भी रहती है ना, उसको प्रतिपदा। तो ये 3 दृष्टि होती है, आपको याद रखिएगा। सर वो त्राटक किस में प्रकार नहीं बताए गए हैं, वो सूक्ष्म, स्थूल और अधो, सर ये किस में है? क्या सूक्ष्म मधु? सूक्ष्म त्राटक, स्थूल त्राटक और वो अधो त्राटक, नहीं, सर 3 बताए गए हैं। ये आप अगर हो सकता है किसी ग्रंथकार के उसमें पढ़े होंगे ना, हालांकि यहाँ पे ये 3 तरीके के बताए गए ना, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो ये देखिए, यही आप बोल रहे थे क्या, स्थूल वस्तु। जी सर जी, हाँ, जी एक बार पढ़े थे। ग्रंथकार ने अपना बता दिया, हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा उन, अच्छा, हाँ, सर इसमें नहीं, हाँ, क्वेश्चन बनेंगे श्लोक से, हालांकि श्लोक में। हाँ, श्लोक में जो मेंशन रहेगा हम लोग कोशिश करेंगे उसी चीज जी को सर, जी सर। रेफरेंस दें ना। ओके आइए सर। आगे चलते हैं। अब आते हैं लास्ट प्रैक्टिस, कपालभाति। कपालभाति का वहां पे क्या लाभ बताया गया था, जल्दी बताइए प्रदीपिका में। सर कफ दोष। और कुछ? सर एक ही, एक ही था? एक ही याद है। चलिए ठीक है। जी सर, यह वहां पे क्या एक विधि ही। थी, विधि बताइएगा, विधि याद आ रही है क्या, कैसी विधि थी, क्या किस तरीके से करना था वहां पे? रेचक पूरक के साथ। हाँ, सर रेचक पूरक लेना। रेचक। हाँ, लेना छोड़ना लेना, मतलब जो अभी के टाइम पे हम लोग जो वस्त्रिका करते हैं ना, जो वस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, यही चीज वहां बताई गई। अब उससे क्या डिफरेंट यहाँ बताया गया है, आइए पढ़ते हैं। पहली चीज तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपको कपाल भाती बताई गई ना, वो 3 तरीके की बताई गई, वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम। और यहाँ पे भी ये कफ दोष में लाभदायक है, वहां पे भी कफ दोष था ना, तो ये साथ साथ याद रखिएगा। हट प्रदीपिका में भी कफ दोष, और गेरंड सविता में भी कफ दोष ना, दोनों में। अब तीनों को पहले मैं इनडायरेक्टली समझा देता हूँ क्या क्या करना है ना। तो जब वात क्रम की बात करते हैं ना, तो जो हम लोग सामान्य नाड़ी शुद्धि करते हैं ना, नाड़ी शुद्धि, सेम वही चीज है, एकदम डिट्टो वही चीज है। नाड़ी शुद्धि कैसे किया था, कोई टेक्निक बताएगा? सर बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से निकालना है, फिर दाहिने से श्वास लेना है, बाएं से निकालना है। बहुत अच्छा। ये नाड़ी शुद्धि की विधि थी, और यही चीज यहाँ पे बताया गया कि लेफ्ट से आप इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। वही चीज यहाँ पे वात क्रम में बताया गया, ये क्लियर हो गया। अब कभी कभी आपको व्युत क्रम और शीत क्रम में कंफ्यूजन होगा ना, तो जब आप ऐसे करके कोई पोर्ट्रेट बनाएंगे ना, तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि इसको पहले तो आप सीक्वेंस में याद कीजिएगा, वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम। तो जब वात क्रम तो आपको क्लियर हो गया, शीत क्रम ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, तो पहले आपको नाक मिलता है, फिर मुंह मिलता है ना। तो व्युत क्रम में क्या करते हैं हम लोग, नाक से पानी लेते हैं और मुख से बाहर निकालते हैं। शीत क्रम में यही चीज क्या करते हैं, मुख से पानी लेते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं ना। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो पहले आपको नाक मिलेगा, तो व्युत क्रम मतलब नाक से पानी पीना है। फिर आगे बढ़िएगा शीत क्रम, फिर आपको मुख मिलेगा, तो आपको मुख से पानी पीना है ना। सब कुछ सेम है, केवल प्रोसेस उल्टा है, एक में नाक से पानी लेना है, मुख से बाहर करना है, और दूसरे में मुख से पानी लेकर नाक से बाहर करना है। अब आइए एक एक को पढ़ते हैं। तो जब वात क्रम की बात करें ना, देखिए क्या लिखा,
ईडिया पूर्येद वायु, ईड़ा से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है ना, पूरक करना है। फिर रेचयेद पिंगलया पुनः, फिर पिंगला से रेचन कर देना है। फिर पिंगलया पूरयित्वा, हाँ पिंगला से फिर क्या करना है, पूरन करना है। फिर पुनः चंद्रेन रेचय ना, चंद्रनाड़ी ईड़ा से एक्सेल करना है, रेचन कर देना ना। तो पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारयेत एवं अभ्यास योगेन कफ दोष। देखिए अगर आपको कपालभाति की कंप्लीट लाभ पूछे तो कफ दोष तो होगा ही कफ दोष का निवारण होता ही है ना। लेकिन अगर आपसे वात क्रम की पूछे तो याद रखिएगा वात क्रम में भी आपकी जो लाभ है ना वो आपका कफ दोष निवारण ही है ना, वात क्रम। अगर स्पेसिफिक भी पूछे तो भी, कंप्लीट भी पूछे तो भी, इसी को हम लोग जो बोलते हैं ना वात क्रम धोती, सॉरी कपालभाति बोलते हैं ना। अब एक लाभ इसका कफ दोष हो गया, इसके पहले भी हम लोगों ने कहीं कहीं कफ दोष देखा था, अभी बोल दिया, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर कहीं और दिखेगा तो फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। अब आते हैं आपके व्युत क्रम, मतलब नाक से पानी पीना ना। ऊपर से चला तो पहले नाक मिलेगा फिर मुख मिलेगा ना, तो नाक से पानी पिएंगे मुख से बाहर निकालेंगे। आइए क्या लिखा है, नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल को खींचना है ना। नासाभ्याम जलम आकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत ना, तो मुख से पानी पीना है, सॉरी नासिका से पानी पीना है और मुख से निकाल देना है। फिर तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल दें। यह व्युत क्रम कपालभाति क्या है, कफ दोष ना, कफ दोषों का निवारण करती है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। सर शीतकर्म का भी इसी में हो गया है क्या ये सब? ये मुख, शीतकर्म में मुख से लेना है पानी, नहीं जल को नाक से निकाल, सर ये इसमें कैसे दे दिया ये? नहीं, ये लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया है ना इसने, जी ऐसा नहीं सर। है। हाँ ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको नीचे में नासाभ्याम जलम आकृष्ट ना, नासिका से क्या करनी है, पानी को पीना है। पुनर्वक्त्रेण रेचयेत, फिर उसको बाहर कर देना है। पायम पायम व्युत क्रमेण श्लेष्म दोषम निवारयेत। नहीं ये थोड़ा सा लगता है मेरे को ना मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे ना। केवल इसी चीज को हम जी लोग सर। रिपीट करेंगे ना, ये ना, ये थोड़ा सा गलती हो गया। आप इसको ऐसे नहीं याद करेंगे ना, केवल नासिका से पानी पीना है, मुख से बाहर निकालना है, ये वापस नहीं करेंगे। मुख से निकालना है। हाँ ये मुख जल खींचे नासिका नहीं, ये गलत है ना, ये याद रखिएगा। बस प्रिंट है ना, बहुत अच्छा आपने नोटिस किया ना। तो ये इसी को हम लोग व्युत क्रम बोलते हैं, जब ये चीज आप बार बार करते हैं ना, नाक से पानी लेना है मुख से बाहर निकालना है। क्लियर है सभी को, ये गलत है, इस पे आप मत जाइएगा। अब जो लोग नहीं देखेंगे केवल हिंदी पढ़ेंगे तो वो ये भी याद कर लेना। अब इसका लाभ क्या बताया गया, श्लेष्मा दोष ना, श्लेष्मा दोष मतलब कफ दोष में ये लाभदायक है। श्लेष्मा दोषम मतलब कफ दोष में लाभदायक है। इसके पहले भी जो वात क्रम था वो भी कफ दोष में लाभदायक था, तो याद रखिएगा। अब आते हैं शीत क्रम में। ये देख सकते हैं ना यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नासिका से पानी लिया जा रहा है और मुख से बाहर निकाला जा रहा है। इसी को हम लोग व्युत क्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। अब शीत क्रम की बात करें तो शीत क्रम कपालभाति क्या कहता है, आइए। शीतकार करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण करना, मुख से पानी पीना। ये देखिए नासिका से केवल निकालते हुए दिखा रहे हैं, तो मुख में पानी भर लेना है, उसके बाद नासिका के द्वार से निकाल दें। यह क्रिया शीत क्रम कपालभाति कहलाती है। इसके द्वारा साधक का शरीर कामदेव, अब देखिए अभी से पहले कामदेव मिला था कहाँ है, विकास जी जल्दी बताइए, अभी से पहले कामदेव मिला था, अभी जी से पहले सर, कामदेव कहाँ मिला था? जल बस्ती को मिला था सर, फिर ये बस्ती शीतकम के किस में, कपालभाति जल में। बस्ती शुष्क बस्ती कहाँ मिली थी? जल बस्ती में सर। हाँ बहुत अच्छा। और अभी ये दूसरा मिल गया ना, तो एक तो घेरंड संहिता के अनुसार जल बस्ती और आपका शीत क्रम ना, शीत क्रम। प्रतिष्ठा में सर, शीतकारी में सर। हाँ हठ प्रतिष्ठा में शीत करे, बहुत अच्छा। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जब रोज रोज इस चीज को बोलेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको भी याद हो जाएगी। चलिए ये एक बार श्लोक को भी देख लेना, यहाँ पे जब देखें ना, अब इसमें भी देखिए आप, कफ दोष ना, कफ दोषम निवारयेत। तो अगर कंप्लीट लाभ भी पूछे तो भी आप याद रखिएगा कपालभाति का कंप्लीट लाभ कफ दोष में, कफ दोष। और इंडिविजुअली भी पूछे तो वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम, तीनों की बात करें तो भी तीनों में कफ दोष ही है ना, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया अपनी षटकर्म की प्रक्रिया। एक बार मैं फटाफट आप सभी को रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या था ना। एक पिक्चर मैंने रखा है यहाँ पे, इसका आई होप ये पिक्चर आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं, या नहीं होगा तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा ना। फटाफट हम लोग जल्दी से इसको देख के रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा, धोती, षटकर्म ना 6 थी, धोती। एक सेकंड, इसका पेन कहाँ से आएगा, इस पे पेन नहीं चलेगा क्या?
पता नहीं पेन नहीं चल रहा शायद, आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो धोती बस, हाँ, ये देखिए धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो चार हो गए धोती, अंधोती, दंतधोती, हृदय धोती, मूल शोधन, फिर वातसार, वारिसार, वनिसार, बहिष्कृत, फिर दंतधोती, दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र और कपालरंध्र। इसमें 2 हो गए तो यही याद रखिएगा। तो अंतधोती आपकी 4 हुई, दंतधोती 5 हुई, हृदय धोती 3 हुई और मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं है। इसके लाभ मैंने सामने-सामने लिख दिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे फिर बस्ती के 2 देखे, जल और स्थल, वाटर और ड्राई बस्ती, इसके भी लाभ मैंने लिख दिए। फिर सूत्र नीति 1 देखा, इसका लाभ इधर लिखा हुआ है। फिर नौली, इसका लाभ, त्राटक का कोई प्रकार नहीं था, केवल लाभ थे। कपालभाति के 3, हाँ, वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम और इसके लाभ मैंने लिख दिए। आई होप ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग आसन प्रकरण। तो अभी तक हम लोग ने जो देखा, जो पहला साधन था ना शोधनम, तो शोधनम किससे मिला? षटकर्म से। अब ये तो आपने पा लिया षटकर्म से ना, षटकर्म से। अब बात करेंगे आसन की। तो आसन से क्या मिलेगा? दृढ़ता। दृढ़ता ना, दृढ़ता, फर्मनेस ना, दृढ़ निश्चय अब आसन से मिलेगी। तो आइए श्लोक को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? आसनानी समस्तानी यावंतु जीव जंतु। तो कितने हैं जीव जंतु? 84 लाख ना, 84 लाख, 84 लाख। तो क्या बोला गया? चतुशीति लक्षानी शिवेन कथितानी च। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि भगवान शिव ने कितने आसनों की चर्चा की? 84 लाख। हट प्रदीपिका में कितने आसनों की चर्चा थी भगवान शिव ने? 84 84 और प्रमुख 15। हाँ, प्रमुख 15 और उसमें भी 4 और उसमें 1। अब यहाँ पे भगवान शिव ने जी 84 लाख की चर्चा की है, वहां 84। अब यहाँ पे फिर क्या बोला गया कि चतुशीति लक्षानि शिवेन कथितानि च तेषा मध्य मतलब उनके बीच में, इनके बीच में, इन 84 लाख के बीच में विशिष्टानि षोडशोनम शतम कृतम ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 84 कैसे हुआ थोड़ा सा दिखा देते हैं। षोडशोनम शतम मतलब 16 क्या करना है आपको? माइनस करना है। किसमें? शतम में। कभी कभी आप लिखते हैं ना रोमन नंबर, तो आई एक्स लिखते हैं। आई एक्स का मतलब 9 होता है। कैसे? जो पहले लिखा था वो आप माइनस कर देते ना, जैसे 10 में 1 गया 9 ना, उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? सोड सोनम शतम। तो जब 100 में 16 घटाएंगे ना तो 84 आएगा। तो वही बोला गया कि तेसा मध्य विशिष्टानी सोड सोनम शतम कृतम तेसा मध्य मृत्यु लोके द्वात्रिंशदा शुभम ना। तो इन 84 में फिर क्या बोला गया कि इस मृत्यु लोक में ना तेषा मध्य, किसके मध्य? इन 84 सोनम शतम, इनके मध्य में क्या है? इनके मध्य में मृत्यु लोक में जो आसन है इंपॉर्टेंट, वो द्वात्रिंशद ना, जैसे विंशति 20 होता मिला था ना, काश्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगांश विंशति, विंशति मतलब 20 और त्रिंशद मतलब 30 होता है। और तो द्वात्रिंशद मतलब 32। तो इनके बीच में, इन 84 आसनों के बीच में जो 32 है वो मृत्यु लोक में करने योग्य है, या अधिक शुभ कहा गया ना, शुभम बोला, आसनम शुभम मतलब अति विशिष्ट और अधिक शुभ समझना चाहिए ना उन 84 आसनों के बीच में ये 32 आसन, जिसकी चर्चा घेरंड ऋषि अब करने जा रहे हैं। आई होप ये श्लोक क्लियर हो गया होगा आपको। अब निकिता जी आप बताइएगा मुझे कि इनमें से कौन कौन से आसन हठ प्रदीपिका में नहीं है ना। केवल मैं टिक करूंगा, आप बोलिएगा है या नहीं है ना। ये है, सभी लोग अभी अनम्यूट कीजिए ना, एक एक लाइन से मैं सबके नाम लूंगा, आप बताते जाइएगा। चली गई क्या ये? निवेदिता जी बताइए। जी सर। मुक्तम नहीं है, मुक्तम वज्रम नहीं, नहीं है। जिनके केवल जी और सर। नाम है ना, तो वो भी आप बता दीजिए ताकि पता चल जाए ना। मृतम, गुप्तम, मास्यम और गोरक्ष, संकट, कुक्कुट, उत्तान मंडूक, वृक्ष, मंडूक, गरुड़ और सलभम, मकरम, भुजंग। जी सर। भावना जी इसमें क्या क्या गलत बताया इन्होंने, जल्दी से बताइए तो। सर उसमें मुक्त का तो उसका प्रकार बताया गया है ना, किसका प्रकार बताया गया? सिद्धासन का।
कौन-कौन सा? उसका नाम बताया गया ना, मुक्तासन, वज्रासन वज्रासन। और गुप्तासन, सिद्धासन के नाम है ना सर वो? हाँ, ठीक है। सर वो नाम है लेकिन दिया नहीं गया है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि और आपको क्या आ रहा है वो भी बता देना। अब आपने यहाँ पे क्या बोला गया, जी कुक्कुट आसन। क्या कुक्कुट आसन हम लोगों को वहाँ नहीं मिलता है देखने को? ये जो आपने बताया कुक्कुट आसन है वहाँ हट प्रदीपिका में? कुक्कुटासन है सर सर, है। कुक्कुटासन है। अभी और मैं सर पूछ रहा हूँ ना। कुक्कुट में उत्कट में गरुड़, सब कंफ्यूज हो सर गया था। गरुड़ है, वृषभ है, ये नहीं है। वृषभ है वहाँ पे? नहीं है। नहीं है सर। हाँ, नहीं ना, ये भी नहीं है। नहीं, सलभ भी गरुड़ नहीं भी है। नहीं है। हाँ, जी। गरुड़ भी नहीं। गरुड़ासन किधर गया? शलभासन भी नहीं है सर। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, आपको याद आ गया। अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो बताइएगा। क्या वहाँ पे गोरक्षासन है क्या? सर भद्रासन को ही गोरक्षासन वहाँ कहा गया। भद्रासन को ही गोरक्षासन कहा गया है। सर तो फिर सर एक बात है सर। हाँ, हाँ, बोलिए। सर जो वहाँ पे उसके उपनाम बताए गए हैं, मतलब अन्य नाम बताए गए हैं, तो क्या सर उसको उसमें लिया जाएगा? तो यहाँ पे ये अलग नहीं है, अलग तो उसी है को ही, ही मैंने आपसे सिद्धासन। ये पूछा कि जी और सर। क्या-क्या इनके बारे में आपको पता है? ये यहाँ है, नहीं है, विधि कितनी डिफरेंट है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे ना। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे और यहाँ पे क्या-क्या आपको पता है? कितनी बात आपको याद है? इसलिए मैं ये चीज़ पूछ रहा था ना। जी इसलिए सर हम उसी हिसाब से बताए। नहीं तो मुक्तासन, वज्रासन और गुप्तासन तो उसके नाम ही है सिद्धासन हाँ, के। चलिए। सर इसी वजह से हम बताएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। जो लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ, ये चीज जब आप पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन आसन हठ प्रदीपिका में है, कौन नहीं है, कौन घेरन संहिता में है, कौन इन दोनों में कॉमन है ना। तो ये चीज तभी होगी जब आप इस तरीके से एक एक बार एक एक आसन को देख करके ना समझेंगे ना। तो यहाँ पे मैं अब एक एक आसन को पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आसन बताया गया, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, इसी को वहां पे शवासन कहा गया है ना। गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, उत्थान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्थान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, सल्भासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। ये 32 आसन हो गए। कोई क्रम से मेरे को बता पाएंगे कि वहां पे जो जो आसन है हट प्रदीपिका में कोई क्रमानुसार बता पाएंगे क्या? जल्दी जल्दी बताइए तो 15 आसन के नाम। सर जी सर। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, गो वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन और सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। जिनको मैं लिख नहीं पाया, बहुत तेज बोल दिए। कोई बात नहीं, चलिए। आप सभी को ये याद होना चाहिए ना सारे के सारे, तब जाकर के जब आप इसको ऑड वन आउट कर पाएंगे ना। तो आज मैं आपको समय दे रहा हूँ, कल आप उसके आसन याद कर लेना, तो फिर आप यहाँ से पता चल जाएगा कि वहां पे कौन आसन नहीं है जो यहाँ पे ना। क्योंकि 15 आसन बहुत इजी होगा आपको याद करना, रेदर देन 32 आसन करें ना। जो लोग पहले से आ रहे हैं उनको वाकई में अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी ना। तो आप उस 15 आसन को याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सिद्धासन की बात यहाँ पे करते हैं ना। जो लोग आज नहीं आए क्लास में, आज उनको शायद हो सकता है बहुत कुछ मिस कर देंगे। सिद्धासन के लिए वहां क्या क्या बताया गया है, जल्दी से बताइए कोई। सर जालंधर बंद लगाना है और भूमध्य दृष्टि। हम्म। ठीक सर है। विधि भी बताना है। नहीं, विधि विधि नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको क्या है, भ्रूमध्य दृष्टि बताई गई है। और चिबुक को क्या करना है, चिबुक कृत्या हृदय, मतलब चिबुक को, अपने टुटी को हृदय प्रदेश में लगाना है। विकास जी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ना? आप पढ़ रहे हैं ना हठ प्रदीपिका? जी सर, हल्का अभी देखे, पूरा नहीं। देखते रहिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको ना। तो अब देखिए, वहां पे भी आपको जालंधर बंद बताया गया, यहाँ पे भी जालंधर बंद बताया गया। वहां पे भी भ्रूमध्य दृष्टि बताई गई, यहाँ पे भी भ्रूमध्य दृष्टि। और वहां पे भी आपको क्या बोला गया कि मोक्ष कपाट या मोक्ष द्वार का भेदन करता है। और यहाँ पे भी क्या कहा गया कि मोक्ष की प्राप्ति करती है या मोक्ष कपाट का भेदन करता है। ये तीन बिल्कुल सिमिलैरिटी है ना वहां पे और यहाँ पे भी। मेथड की बात करूं तो मेथड भी ऑलमोस्ट सेम ही है ना। कि आप पाँव की एड़ी को अंडकोश और गुदा के मध्य में लगाएंगे और दूसरे पाँव की एड़ी को मेड के ऊपर रख लेंगे, या मतलब पहले पाँव के ऊपर रख लेंगे ना।
ये लगभग सेम है। ये चीज मैंने वहां पे बता दी, वही सारी चीजें यहाँ है ना। तो आप किसी एक बुक को याद कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सिद्धासन आपको गृहस्थ संहिता में है, सेम वही चीज आपको हठप्रदीपिका में है। तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, कुछ कुछ बातें वहां पे और हैं, तो वो जब आप और डिटेल एनालिसिस करेंगे वहां पे और क्या क्या है, कुछ बताएगा कोई, क्या क्या यहाँ से अलग बताई गई वहां पे और बातें। मोक्ष द्वार का भेदन ये यहाँ पे भी उन है। वहां पे है। हाँ, ये यहाँ पे भी है ना, मोक्ष कपाट भेदन करम। त्रिबंध हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था। हाँ, क्या था, त्रिबंध सरल बनाता है या अनायास लग जाते हैं? अनायास लग जाते हैं। यस, क्योंकि ऊपर से जालंधर बंद लग गया, नीचे से मूल बंद, तो त्रिबंध अनायास था, ये बताया था। और क्या था? 72,000 नाड़ियों की शुद्धि। वेरी नाइस। 72,000 नाड़ियों का मल शोधन करता है। और उसमें एक और चीज थी कि अगर कोई व्यक्ति अ, आत्मा का ध्यान करके ना, आत्मा का ध्यान अ, और मिताहार और सिद्धासन करता है, तो कितने वर्षों में सिद्धि मिल जाती है? 12 वर्ष में। 12 वर्षों में आपको क्या मिलती है? सिद्धि मिल जाती है। और यह उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वहां पे था। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये 3 चीज याद रखिएगा। जालंधर बंद है, भ्रूमध्य दृष्टि और मोक्ष कपाट का भेदन करता है। ये अलग अलग चीजें किस ग्रंथ में क्या है, ये आप याद रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, जो लोग हठप्रदीपिका अच्छे से पढ़े थे। अब आते हैं हम लोग पद्मासन की बात करते हैं। पद्मासन बताएगा प्रिया जी, याद है आपको पद्मासन से रिलेटेड क्या थी वहां पे? सर्व पाप नाश। हम्म, सर्व पाप। और देखिए, सर्व पाप कहाँ कब विधि मिला था विनाश। हम लोगों को? सर्व पाप हम लोगों को कब मिला था, या कहाँ पे मिला था, कोई बताएगा? बताइए। जब हम लोगों ने वस्त्रिका प्राणायाम पढ़े थे ना, जब वस्त्रिका में अपने पढ़ा था कि वहां पे आपको पद्मासन लगाना है, तो वहां पे सर्व पाप मिला था। ऐसे इसका ना सर्व व्याधि था ना, सर्व व्याधि, याद रखिएगा ये छोटा चीज। और ये सर्व व्याधि हर जगह आपको मिलेगा, कहीं सर्व पाप मिलेगा। तो जो प्रतिपिका थी उसमें दोनों मिली थी, सर्व व्याधि भी मिली थी और सर्व पाप भी मिला था ना, सर्व पाप प्रणाशनम। ये दोनों चीजें वहां पे मिली थी। लेकिन ये आपको कुंभक वाले चैप्टर में मिला था, यह आपको आसन वाले चैप्टर में मिला था। और वहां पे क्या था, जालंधर बंद था ना, जालंधर बंद चिबुक हृदय प्रदेश में लगाना था। और दृष्टि कहाँ हाँ, दृष्टि सर नासिकाग्र। नासिकाग्र। दृष्टि ना नासिका। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी लगभग सेम चीज है, तो आपको ज्यादा नहीं है ना। नासिकाग्र अवलोकयेत, नासाग्र नासाग्राम लोकयेत, नासिकाग्र दृष्टि लगानी है। और हृदय निधाय चिबुकम, आपको जालंधर बंद लगाना है। और एतद व्याधि विनाश कार नाशकरम ना, एतद व्याधि विनाश विकार नाशकरम। तो ये याद रखिएगा 3 चीज। मेथड सेम है, कैसा मेथड था वहां पे, कोई बताएगा? कैसा था मेथड, कोई बताइए जल्दी से। सर जैसे आज आज जैसे हम लोग बद्ध पद्मासन करते हैं सर, उस तरह। यस, एक पाँव को दूसरे पाँव के जंघा के ऊपर और दूसरे बस। पाँव को पहले जी बाबू। और हाथों को पीछे से ऐसे करके, इस हाथ को इससे पीछे। और इस हाथ को इससे। सेम विधि है। सर और आपके लिए ये बोनस क्या है, जो चीज वहां बताया गया यहाँ पे भी वही चीज बताएगी, चाहे ये पॉस्चर की बात करें चाहे उसके लाभ की बात करें। तो जो पद्मासन वहां पे है वही पद्मासन यहाँ पे है ना। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं बार बार जोर दूंगा कि आप कंपैरेटिव स्टडी जरूर कीजिए। इससे क्या होगी कि आपकी खुद की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी ना, वो बहुत अच्छे से होगी। अब आते हैं, बात करते हैं। Shit, ये क्या हो गया? अब तीसरा आसन है भद्रासन। भद्रासन में वहां पे क्या बताया गया है? भद्रासन से रिलेटेड किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? सर इसका लाभ सर्व व्याधि नाशम है और इसका अन्य नाम गोरक्षासन है, बस यस, ये तो। बहुत अच्छा। सिद्ध गोरक्षासन। सिद्ध शासन कहते हैं। जी सर। हाँ, क्या इसको क्या कहते हैं? सिद्ध योगी से गोरक्षासन कहते सिद्ध हैं। योग, इसको गोरक्षासन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या मेथड भी सेम है क्या, वहां पे भी यही लिखा हुआ था क्या? गुल्फोच और वृष्णश यादव, ऐसा था क्या? व्युत्क्रमेन समाहिता। हाँ, मेथड भी सेम था। ये थोड़ा संस्कृत है तो आपको हो सर सकता है थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो यही चीज वहां भी बताएगी कि दोनों एड़ियों को उलट कर आप अंडकोशों के नीचे रखेंगे और पीठ की ओर पद्मासन के समान। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, मैं एक बार दिखा देता हूँ अगर मिल जाता है तो।
यस, देखिए ना, गुल्फोच और वेरिसनस्ट से याद हो ना, यही है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए यहाँ पे ये जो दिखा है ना, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये सामने से पैर को रखा गया है, लेकिन वहां पे जो पिक्चर में आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, ये पीछे से पकड़ा हुआ है पैरों को, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना, ये क्या लिखा है, देखिए पीठ की ओर पद्मासन से ना, जैसे पद्मासन में कैसे करते हैं, पीछे से पकड़ते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पीठ की ओर पद्मासन के समान दोनों अंगूठों को पकड़ना है। तो हम लोग पद्मासन में पीछे से ही तो पकड़ते हैं क्रॉस करके, तो उसी तरीके से क्या करना है, पैर के अंगूठों को पकड़ना है और जालंधर बंद लगानी है दृष्टि नासिका के अग्रभाग। क्या भद्रासन में वहां पे दृष्टि से रिलेटेड कुछ था क्या? सर नहीं था। याद आ रहा है किसी को? सर नहीं था, नहीं था? सिंहासन में था। नहीं हाँ, सर। भद्रासन, अभी भद्रासन की केवल बात करेंगे। अब देखिए, जी सर। सबसे पहले हम लोगों ने सिद्धासन देखा, फिर पद्मासन देखा, फिर भद्रासन। सिद्धासन में दृष्टि भ्रूमध्य, पद्मासन में नासिकाग्र और भद्रासन में भी नासिकाग्र ना, ये देखिए। और वहां पे हम लोग ने 3 देखा था, एक सिद्धासन, एक पद्मासन और एक सिंहासन। सिंहासन में आपकी नासिकाग्र दृष्टि थी, पद्मासन में आपकी नासिकाग्र दृष्टि थी और सिद्धासन में भ्रूमध्य दृष्टि थी ना। अब आगे और कहीं मिलेगा तो उसको भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। और यहाँ पे इसका भी लाभ बताया गया, सर्वव्याधि विनाशकम ना, वहां पे भी यही चीज बताई गई थी। तो आपको ये होना चाहिए पता कि वहां पे क्या लाभ बताया गया और यहाँ पे क्या लाभ बताया गया ना। आते हैं अगले आसन की ओर। बहुत जल्दी तो मैं नहीं खींच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ दिक्कत हो रहा है। ओके, बात करते हैं मुक्तासन की। मुक्तासन वहां पे क्या बताया गया था, सिद्धासन का अन्य नाम बताया गया था ना, सिद्धासन का अन्य नाम मुक्तासन बताया गया था। लेकिन यहाँ पे इसको अलग एक अभ्यास ही बताया गया। क्या बोला गया है कि बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाकर, मतलब पायु मूल अपने गुदा और एनस के बीच में लगाएंगे, उस पर दाएं पांव की एड़ी को रखें और सिर तथा ग्रीवा को समान रखकर शरीर को सीधा रखते हुए बैठे। यह मुक्तासन योगों के लिए सिद्धि देने वाला है। सिद्धि देने वाला आसन वहां पे कुछ मिला था क्या? याद आ रहा है किसी को कुछ सिद्धि देने वाला कोई आसन ऐसा था क्या? हम लोग अक्सर व्याधि वाले में उलझ जाते हैं, तो याद नहीं रहता कि क्या कोई आसन सिद्धि देने वाला बताया गया था कि नहीं। याद आ रहा है किसी को सिद्धि देने वाला कोई आसन था वहां पे? निवेदिता जी, आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, याद नहीं आ रहा है कौन सा आसन था। कोई और जवाब दे सर रहे? मयूरासन। मयूर आसन को हम लोग वैसा कुछ नहीं, बस केवल श्री करके वहां रिप्रेजेंट कर दिए थे ना। चलिए, किन्हीं को याद आएगा आप बताइएगा, नहीं तो फिर मैं लास्ट में बताऊंगा ना। आइए आगे चलते हैं हम लोग। मुक्तासन ये क्लियर हो गया ना, कुछ नहीं, इसमें सीधा करके बैठना है ना, समकाय शिरोग्रीवम ना, आप अपने स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे और इसी को सॉरी मुक्तासन कहते हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें यही याद रखिएगा कि ये सिद्धि प्रदान करने वाला अभ्यास है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब वज्रासन वहां पे कैसे था, कोई बताएगा? कोई? सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया था उसमें। सिद्धासन को ही हम लोग वहां पे वज्रासन बोले। बोलते रहिए ना, जब बोलते रहेंगे बार बार आपको खुद याद होगा। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अगर आप सुन भी लेंगे ना, तो ये चीजें दोबारा से भी रिपीट होगी, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जब हम लोग कल को अगर रिवाइज करेंगे तो फटाफट फटाफट ये कंपेरेटिव स्टडी जरूर करेंगे ना। तो वहां पे वज्रासन को ही हम लोग क्या बोले थे, सिद्धासन को ही वज्रासन बोले। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पाँव को गुदा के दोनों ओर लगाएं। जैसे आजकल हम लोग वज्रासन करते हैं, सेम वही चीज है, वही मेथड है, कुछ अलग नहीं है। वहां पे केवल सिद्धासन को वज्रासन बोला गया और यहाँ पे प्रॉपर वज्रासन बताया गया। और यह योगियों को सिद्धि देने वाला है। तो 2 आसन मिल गए सिद्धि देने वाले, एक मुक्तासन और एक वज्रासन। तो आज अगर आप आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ, देखना ये आपको बहुत अच्छे से और बहुत दिन तक याद रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप बिना क्लास को एब्सेंट किए ना, अगर आप हठ प्रदीपिका के आसन के क्लास नहीं लिए होंगे तो आपको बहुत अभी
अटपटा सा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप दिन में समय निकाल के 2 घंटे, एक इवन 1 घंटे भी सही से पढ़ लेंगे ना, तो आपके लिए पर्याप्त होगा ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। कुछ नहीं, केवल जितने आसन है 15 आसन मैंने वहाँ पे बताया था, इन शॉर्ट बता देता हूँ। 15 आसन है ना, तो 7 आसन स्टार्टिंग के जो है, उसमें कोई लाभ या कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन उसके बाद 4 आसन का लाभ बताया गया है और फिर 4 आसन जो प्रमुख हैं, उसके भी लाभ बताए गए ना। तो आप इन 4 को पढ़ लीजिएगा पहले, फिर इन 4 को पढ़ लीजिएगा। ये 7 आपको मैं चलते-फिरते भी याद करवा दूँगा। आइए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों जंघों और घुटनों के मध्य दोनों तलवों क्या विधि सेम है? कोई बताएगा क्या? क्या जो स्वस्तिक आसन की विधि थी, वही यहाँ पे है क्या? जी सर। हुँ, और यही क्वेश्चन आपको मैं एक बार क्या पिछली बार जो दिखाया था, जो किसी ने पद्मासन ही बोला था ना, जो आप बोले थे कि श्लोक कैसे याद सर रहेगा ना? सिद्धासन हाँ, आपने बोला था। दोनों में कर। हाँ, ये स्वस्तिक आसन वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी है। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे था। आप अपने एक पाँव के तलवे को इस जंघे और अ, थाइज़ और घुटनों के बीच में ऐसे इंसर्ट करेंगे और दूसरे पाँव के तलवों को यहाँ पे जो जंघा और आपके है ना, जैसे यहाँ घुटना है ना, तो ये मसल्स आपके थाई मसल्स और आपके काफ मसल्स के बीच में वही बोला है ना कि तलवों को कहाँ घुसाना है, जंघों और घुटनों के बीच में ना ये स्पेस जब आप पालथी मार के बैठते हैं ना, तो जो आपका जंघा होता है और आपके पिंडल नहीं होते, काफ मसल्स होते हैं, उसमें आप अपने पैर के तलवों को लगाएँगे। पोस्चर अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये थोड़ा ऊपर रखा है लेकिन ये अंदर इंसर्टेड रहता है और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जंघा है, ये आपकी पिंडली है, तो यहाँ पे दूसरे पाँव के तलवे रहते हैं। ऐसे करके ये घुसे हुए रहते हैं, इसी को क्या बोला गया है स्वस्तिक आसन ना। और इसी को रखकर त्रिकोणाकार आसन लगाएँ और समभावना ये चीज़ वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि ऋजुकाय समासीनः स्वस्तिकं ततः प्रक्षते ना। इसी को हम लोग स्वस्तिक आसन कहते हैं। अभी है टाइम, थोड़ा और अभ्यास देख लेते हैं। अब बात करते हैं सिंहासन। देखिए, वहाँ पे सिंहासन क्या-क्या बताया गया था, जल्दी से बताइए? सर दृष्टि नासिकाग्र और सर ये उत्तम आसन बताया गया है और तीनों बंद आसानी से लग जाते हैं इसमें ये और योगियों द्वारा पूजित आसन है। बहुत अच्छा। एक बार मैं बता देता हूँ जो लोग नहीं थे, यहाँ पे भी दृष्टि नासिकाग्र रहेगी। देखिए, हठप्रदीपिका में 3 जगह आपको नासिकाग्र दृष्टि बताई गई है। एक पद्मासन में और एक सिंहासन में, सॉरी, पद्मासन और सिंहासन, ये याद रखिएगा, आसन में 2 ही है। और जो भ्रूमध्य दृष्टि है, हठप्रदीपिका की मैं बात कर रहा हूँ। भ्रूमध्य दृष्टि आपको एक जगह बताई गई सिद्धासन में। और यहाँ पे देखिए नासिकाग्र दृष्टि कहाँ-कहाँ मिल गई? अभी हम लोगों को कहाँ मिला? सिंहासन में, उसके पहले कहाँ मिला था? भद्रासन में और उसके पहले पद्मासन में। ये 3 याद रखिएगा। गिरण संहिता में कहाँ-कहाँ? पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन में अभी तक नासिकाग्र दृष्टि देखने को मिली है ना? तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं सिंहासन में, देखिए क्या बोला गया कि नासाग्र अवलोकयेत्, नासिकाग्र दृष्टि आपको रखनी है। और यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, जो वहाँ पे मेथड है वही बताया गया कि दोनों पाँव की एड़ियों को उपयुक्त क्रम अंडकोश के नीचे लगा लें तथा जालंधर बंद, वहाँ पे जालंधर बंद लगाने के लिए बोला गया था सिंहासन में, किसी को याद आ रहा है क्या? सर नहीं। अ, सर सिद्धासन में था, पद्मासन में था। सिंहासन में नहीं था ना? प्रिया जी कुछ आप कहना नहीं चाहेंगे सर। क्या ऐसा कुछ? सिंहासन में तीन बंद अनायास आपका अभ्यास सरल हो जाता है। सरल हो जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ वहाँ पे जालंधर बंद से रिलेटेड कुछ था क्या? नहीं। नहीं था। तो अब देखिए, वहाँ पे जालंधर बंद किसमें था? पद्मासन और सिद्धासन में। अब यहाँ पे जालंधर बंद कहाँ मिल गया? देखिए, एक सिंहासन मिला, अभी से पहले मिला था क्या कहीं पे जालंधर बंद? सर पद्मासन में। सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन, इसमें मिल हाँ गया। जी इसके सर। साथ-साथ आप याद रखते चलिएगा और ये मैं बार-बार बोलूँगा ना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसका लाभ क्या बताएगा? सर्वव्याधि विनाशकम। तो अब हिरण्य संहिता में सर्वव्याधि कहाँ-कहाँ मिल गया देखिए। पहला हम लोगों को मिला था कहाँ पे? पद्मासन में, उसके बाद भद्रासन में भद्रासन मिला, में। भद्रासन में, अब आपको मिल गया सिंहासन में ना। 2 सिद्धि प्रदान करने वाले थे, एक मुक्तासन और एक कौन-सा था इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा अभी? मुक्तासन के बाद सर सिद्धासन। नहीं, नहीं, सिद्धि प्रदान करने वाले। सर अच्छा, पद्मासन। ठीक है। तासन और वज्रासन। हाँ, इसका ना एक बार मैं जब ये आपको दिखाऊँगा ना ये स्लाइड, इसमें ना
मैंने आसन के सारे ये लिख दिए, तो आपको ये मैं भेज दूँगा ना, तो ये बहुत हद तक आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अभी हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कंपैरेटिव स्टडी करने में, तो केवल हम लोग समझ लेते हैं, इसको किसी और दिन निकाल कर के हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो ये याद रखिएगा, सभी रोगों का नष्ट करने वाला है। और क्या बोला गया यहाँ दृष्टि देखिए, भावों के बीच नहीं, नहीं ये इसमें गलत लिख दिया, श्लोक हमेशा देखेंगे। देखिए, यही कन्फ्यूज़न होगा जब आप अगर यहाँ पे नहीं, ये केवल नासिकाग्र की बात की ना तो भौहों की दृष्टि नहीं होगी। यहाँ केवल नासिका के अग्रभाग में ना, ये याद रखिएगा, नासाग्र अवलोकयित व्याक्त वक्त्रो जलंधरेण नासाग्र अवलोकयित। तो यहाँ नासिकाग्र दृष्टि होगी, भ्रूमध्य दृष्टि नहीं होगी, ये याद रखिए। होता है कभी-कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं ना। अब यही चीज़ यहाँ पे एक सर्वव्याधि हो गई और नासिकाग्र दृष्टि हो गई। तो मेथड सेम है, बस ये 2 बात आप याद रखिएगा। कुछ अगर समझ में नहीं आए ना तो आप ज़रूर पूछ लेना। ये लास्ट आसन है, इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हो सकता है अगर एक दिन में मैं 8 से 10 पढ़ा दूँ ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो गोमुखासन, वहाँ पे था गोमुखासन क्या? जी सर था। जी सर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि पृथ्वी पर दोनों पाँव को रख कर पीठ के दोनों पार्श्व भाव को लगाकर देह को सीधा कर गौ के मुख के समान ऊंचा कर। हाँ, यहाँ पे कुछ लाभ नहीं बताया गया, तो वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि हम लोग इन सारे आसनों को ना उसमें जरूर कवर करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में। हो सकता है हम लोग शायद इस संडे को, आने वाले संडे को एक प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे जिसमें क्या क्या कवर करेंगे। जो 5 आसन आपको वारीसार धोती के थे उसको करेंगे, वारीसार धोती ना, क्योंकि ये क्रम से लगाने के लिए आते हैं ना, तो आप अगर एक बार भी उस अभ्यास को कर लेंगे तो वो याद रहेगा। दूसरा चीज़ क्या करेंगे, हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से हर साल जो मंत्रों के क्रम को लगाने के लिए आता है, वो आता है। क्या होगा, आपको 4 पोस्चर दे दिए जाते हैं और इधर मंत्रों का नाम दे दिया जाता है और फिर मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। तो ये 2 अभ्यास करेंगे हम लोग, एक वारिसार धौती के और एक सूर्य नमस्कार। और एक अभ्यास हम लोग क्या करेंगे, अगर आप आसन प्राणायाम मुद्राबंध देखेंगे जो बुक मैंने आज भेजी थी, उसमें देखेंगे ना तो पहला चीज़ जो आपको देखने को मिलता है वो उसमें आपको जो पवन मुक्तासन देखने को मिलती है ना, पवन मुक्तासन। और इससे इस बार मैंने क्वेश्चन देखा तो पवन मुक्तासन से आया था। तो क्या है कि इस बुक में ना पवन मुक्तासन के 3 भाग बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। पवन मुक्तासन के 3 भाग बताए गए हैं, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो उसी से कुछ पैसेज आए थे इस बार के। तो अगली बार हो सकता है डायरेक्ट आपसे बिना पैसेज के, क्योंकि ये एपीएमबी जो बुक है आसन प्राणायाम मुद्राबंध, ये बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक है ना। कोई भी अगर आपको रिकमेंड करेगा तो यही बुक रिकमेंड करेगी। तो हो सकता है और ये बुक भी आपकी स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा ही लिखी गई है, जो आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर हैं। और उनसे सर उन्होंने हाँ बोलिए। सर हिंदी में हो तो सर भेज दीजिएगा, इंग्लिश में था वो जो आप कोई बात पीडीएफ नहीं। भेजे थे। हाँ मैं अगर मेरे पास होगा तो मैं भेज दूंगा। अगर मिल जी सर। हाँ, अभी पहले सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये जो एपीएमबी बुक है, ये भी स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा ही लिखी गई है। और इन्होंने ही वारिसार धोती के जो कुंजल क्रिया और जो संघ प्रक्षालन की विधि है, यही बताया। तो इन्होंने जो अभ्यास बताया, इनके क्रम पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कल को पूछ लिया जाएगा कि पवन मुक्तासन भाग 1 का अभ्यास कौन सा है, या भाग 2 का अभ्यास कौन सा है, या भाग 3 के अंतर्गत क्या-क्या आती है। तो जो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे उसमें भाग 1 कवर करेंगे, पवन मुक्तासन भाग 1, सूर्य नमस्कार 1 राउंड समझने के लिए, और वारिसार धोती के इन 5 अभ्यास को करेंगे ना। ये 3 चीज हम लोग पहले सेशन में, और होपफुली ये आने वाले संडे, संडे कौन दिन कौन सा डेट पड़ रहा है आज, कितना 5 6 7 सर है। 7। हाँ 7, तो कोशिश कीजिएगा 7 मॉर्निंग में। ऐसा तो नहीं है कि नहीं की व्यस्तता है, अभी बता दें, कल मैं कंफर्म बता दूंगा इस चीज को। हम लोग 7:30 से 8:30 का सेशन रखेंगे मॉर्निंग में ना। कोशिश करिएगा आप सभी आने का, और इसका भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये आसन जब आप करेंगे ना तो पहली चीज तो आपको खुद को भी कुछ नया अनुभव भी होगा। कि हो सकता है कि कहीं आप सूर्य नमस्कार देखेंगे तो कुछ और तरीके से देखने को मिलेगा, कहीं किसी और तरीके से ना। सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको इस बुक के अनुसार बताऊंगा, और ये बुक सभी जगह रिकमेंड किए जाते हैं, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। आसन प्राणायाम मुद्राबंध, हर जगह यही बुक आपको हाईली रिकमेंड किया जाता है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आई विकास जी? जी सर, बहुत अच्छे से। मॉर्निंग में फ्री रहते हैं ना आप? जी सर जी। कोई लोग ऐसा तो सबसे नहीं है संडे को कहीं 7:30 8:30 जाना आना रहता है? ठीक है सर, यही वाले टाइम है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
आप सभी अग्री कर गए तो 7:30 से 8:30 रखते हैं। कल फाइनलाइज कर देंगे। पिछले संडे कुछ हो गया था, थोड़ा सर प्रॉब्लम। थोड़ा सा मुझे क्लियर कर देना सर। पूर्णिमा आपने जो दृष्टि बताई थी ना, पूर्णिमा दृष्टि अमावस्या प्रतिपदा, तो सर पूर्णिमा आंखें बंद करके और अमावस्या आंखें खुली करके था, ऐसा कुछ? नहीं, आपने उल्टा बोल दिया। अमावस्या मतलब अंधेरा होता है ना, अमावस्या के दिन अंधेरा हो जाता है। अंधेरा कब होगा? जब आप आंख बंद कर लेंगे। पूर्णिमा उजाला होगा जब आप आंखें खोलेंगे। बस इतना सिंपल था। क्लियर और हुआ? प्रतिपदा में सर आधी आंखें बंद। हाँ, आधा खुला आधा बंद, मतलब बीच में ना, ना आपकी आंखें कंप्लीट बंद है ना कंप्लीट खुली हुई है ना, जो संत मुनि लोग को आप देखते हैं। क्लियर है सभी को? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज 8 आसन को हम लोग किए। आप कोशिश कीजिएगा कि अभी जो मैंने बताया उसको पढ़िएगा, और साथ में जो हठ प्रदीपिका की बुक है उसको भी बगल में खोल करके रखिएगा। तो जो बातें मैंने अभी आपको बताया ना, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है सभी को? प्रीति जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर अभी बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है ना मैंने भी। तो जो आप कंपैरेटिव वाला जो करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे हो रहा है, पर अच्छा है और कर लूंगी मैं। हाँ, और क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो इसी तरीके से बनते हैं, और इस तरीके से ही आपको पढ़ने आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इस बार नेट का पेपर दिया होगा तो इस तरीके से आपने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी होगी तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप दोबारा से उसी चीज को रिवाइज करने जा रहे हैं ना। और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल को आप अल्टीमेटली पढ़ाने ही वाले हैं ना। तो जब आप बच्चों को इस तरीके से बताएंगे कि उस बुक में ये लिखा है, उस बुक में ये लिखा है, और उसमें ये अलग बताई गई, तो बच्चे पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चे की भी नॉलेज ना विकसित होगी। तो आपको इस तरीके से पढ़नी और पढ़ानी भी आनी चाहिए ना। अल्टीमेटली हम लोग सभी जी का गोल वही है कि कल को आप पढ़ा सको किसी को। हाँ, और मुझे नहीं लगता किसी और का कुछ और उद्देश्य होगा नेट का, नेट को देने के लिए ना। केवल पढ़ने पढ़ाने के माध्यम से ही आप लोग कर रहे हैं कि कल को आप बच्चों को पढ़ा सके। आई होप सभी का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो बात मैंने प्रैक्टिकल सेशन के रिगार्डिंग कही सभी को समझ में आ गई होंगी। और आज का क्लास जो मैंने बताया, कल का जो किया था उसको साथ साथ पढ़ते रहिएगा, और हट प्रदीपिका को बिल्कुल मत छोड़िएगा। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जब मैं कंपेरेटिव स्टडी कराऊंगा। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। हरिओम, शुभ रात्रि। अगर आपको समझ में आ गई तो आप लीव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शुभ रात्रि सर, थैंक यू सर। हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम। हरिओम।